हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीन की नाक के नीचे पहुंचा नौसेना का एयर रावत। जी हां दोस्तों, साउथ चाइना सी में योग से दिया कड़ा संदेश। बताएंगे क्या खबर, उससे आगे आपको बताएंगे दोस्तों। जहां पर रईसी की जीत से ईरान परमाणु समझौते पर क्यों मंडरा रहा है खतरा। अमेरिका ने साफ कह दिया है दोस्तों, नहीं बनाने देंगे परमाणु बम। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, ये भी उससे आगे आपको बताएंगे। जहां पर ईरान से ही जुड़ी खबर है, जहां पर ईरान में रईसी के आने को पचा नहीं पा रहा इजराइल, कर दिया धमकियों का दौर शुरू। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या धमकियां दी है इजराइल ने दोस्तों। साथ ही बताएंगे आपको, जहां पर इब्राहिम रईसी की जीत के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा हाथ बताया जा रहा है दोस्तों। बताएंगे किस राष्ट्रपति का नाम लिया जा रहा है। साथ ही आपको बताएंगे, जहां पर उइगरों पर पूछा सवाल तो कश्मीर की रट लगाने लगा इमरान। भूगोल ज्ञान ने करवा दी पाकिस्तानी पीएम की इंटरनेशनल बेइज्जती। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या रहा इनका बेइज्जती के पीछे का बड़ा कारण, उससे आगे बताएंगे दोस्तों। जहां पर फिर से एक बार केपी शर्मा विवादों में घिर गए दोस्तों। जहां पर पिछली बार उन्होंने कहा था भारत को लेकर कि अयोध्या राम मंदिर नेपाल में है, ना कि उत्तर प्रदेश में। और अब दोस्तों उन्होंने योग को लेकर बड़ी बात कह दी है। बताएंगे दोस्तों ये खबर क्या है। साथ ही आपको बताएंगे, जहां पर दिल्ली में बैठक से पहले कारगिल और जम्मू के नेताओं से बात करने वाले हैं ये बड़े नेता। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे, जहां पर योगी सरकार का वीकेंड लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या है इस फैसले में। साथ ही हर तरह की आपको खबरें बताने वाले हैं दोस्तों, तो जानने के लिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो देश गर्व से जी रहा है इस कोरोना काल में, डॉक्टर ही भारत के लिए सबसे बड़े वरदान है। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में फिर से योगी जी ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो फटाफट से वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीन की नाक के नीचे पहुंचा नौसेना का एयर रावत। साउथ चाइना सी में योग से दिया कड़ा संदेश। बता दे, साउथ चाइना सी से लेकर अरब सागर तक फुफकार रहे चीनी ड्रैगन को भारतीय नौसेना ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर एक कड़ा संदेश दिया है दोस्तों। इंडियन नेवी के युद्धपोत आईएनएस एरावत पर सवार जवानों ने वियतनाम के कैमरान बे इलाके में योग किया है दोस्तों। नौसेना ने बताया है कि इस युद्धपोत को कैमरान बे इलाके में तैनात किया गया है। भारतीय युद्धपोत ऐसे समय पर साउथ चाइना सी में पहुंचा है जब चीन का अपने पड़ोसी देशों के साथ विवाद काफी बढ़ गया है। साथ ही चीनी जहाजों की घुसपैठ लगातार हिंद महासागर में बढ़ती जा रही है। भारत ने चीन को दिखा दिया है कि अगर वो उसके प्रभाव के क्षेत्र हिंद महासागर में घुसपैठ कर सकता है तो भारतीय जंगी जहाज भी साउथ चाइना सी की गहराइयों को नापने के लिए कभी भी पहुंच सकती है दोस्तों। इससे पहले भारत ने गलवान घाटी हिंसा के बाद अपने एक युद्धपोत को दक्षिण चीन सागर में तैनात कर दिया था। इस युद्धपोत को उस इलाके में तैनात किया गया था जहां चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की नौसेना ने किसी भी अन्य फोर्स की मौजूदगी पर ऐतराज जताया था। जी हाँ दोस्तों, आप नेवल पर्सनल ऑन बोर्ड का ये ट्वीट देख पा रहे होंगे, जिसमें 7वां इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया जा रहा है दोस्तों। ऐसे में आप किस प्रकार से योग के थ्रू चाइना को जवाब देना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर ये भी ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है, जहां रईसी की जीत से ईरान परमाणु समझौते पर क्यों मंडरा गया खतरा। अमेरिका ने साफ मना कर दिया है कि नहीं बनाने देंगे परमाणु बम। बता दे, ईरान के में कट्टरपंथी नेता इब्राहिम रईसी की जीत के बाद से परमाणु समझौते पर खतरा मंडराने लगा है। रईसी अमेरिका और इजराइल को लेकर काफी मुखर रहे हैं दोस्तों। वो पहले भी ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम की तरफदारी कर चुके हैं। ऐसे में उनकी जीत की खबर आते ही दुनिया के 5 सबसे बड़े देशों ने ईरान परमाणु समझौते को लेकर बड़ी बैठक की है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुई इस बैठक में चीन, जर्मनी, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिकों ने हिस्सा लिया है दोस्तों। तो उधर अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा है कि इस समय अमेरिका की सर्वोच्च प्राथमिकता ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोकना है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर मानी जा रही है एक तरफ से, जहां इन सभी देशों ने मिलकर परमाणु बम न बनाने के लिए पूरा प्रयास लगा दिया है दोस्तों। ऐसे में
रईसी की जीत से ये सारे देश परेशान नजर आ रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इनकी परेशानियां जायज हैं? दोस्तों जिस प्रकार से उनका इमेज है कि उन्होंने 30,000 करीब लोगों को मरवा दिया था। दोस्तों ऐसे में क्या राय होगी आपकी, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करें जो रईसी से जुड़ी खबर है कि ईरान में रईसी के आने को पचा नहीं पा रहा अब इजराइल, फिर चल पड़ा धमकियों का दौर। बता दे ईरान में कट्टरपंथी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की जीत को इजराइल पचा नहीं पा रहा है दोस्तों, और अब धमकियों का दौर शुरू हो गया है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने ईरान के साथ परमाणु समझौते पर बातचीत कर रहे अमेरिका और अन्य देशों को चेतावनी दी है। बेनेट ने कहा है कि यह विश्व शक्तियों के लिए जाग जाने का अंतिम मौका है। उन्होंने कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनेई पर आश्रित रईस देश में क्रूर जल्लाद का शासन स्थापित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर। बेनेट ने टीवी पर कैबिनेट की मीटिंग में कहा है कि रईसी का चुनाव मैं कहूंगा कि दुनिया भर की ताकतों के लिए परमाणु समझौते की तरफ फिर से जाने से पहले जाग जाने का अंतिम मौका है, साथ ही ये जानने का कि वे किसके साथ बातचीत कर रहे हैं। इजरायली पीएम ने कहा है कि क्रूर जल्लाद के शासन को व्यापक विनाश के हथियार हासिल करने की अनुमति कभी नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि इजराइल की इस बारे में स्थिति नहीं बदलेगी। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ जहां पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। ट्रंप ने तैयार की थी ईरान में कट्टरपंथी इब्राहिम रईसी की जीत की राह। जी हाँ दोस्तों, आप भी चौंक जाएंगे। बता दें ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में कट्टरपंथी नेता इब्राहिम रईसी की जीत के लिए अमेरिका में बहुत से जानकार पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को दोषी ठहरा रहे हैं। दोस्तों उन्होंने ध्यान दिलाया है कि जब ट्रंप ने अमेरिका को 2015 की परमाणु डील से अलग करते हुए ईरान पर फिर से सख्त प्रतिबंध लगा दिए, तभी ये संकेत मिलने लगे थे कि इसका लाभ ईरान के कट्टरपंथी उठाएंगे। इन जानकारों के मुताबिक प्रतिबंधों के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, जिससे लोगों की जिंदगी मुहाल हुई है। दोस्तों उसका लाभ अब ये रईसी को मिल गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि टीवी चैनल ने CNN ने अपने एक विश्लेषण में ध्यान दिलाया है कि जब ट्रंप ने वो ऐलान किया तभी एक अमेरिका में रहने वाले एक ईरानी मूल के बुजुर्ग ने CNN से कहा था कि ट्रंप प्रशासन ने ईरान के कट्टरपंथियों को नया जीवन प्रदान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये वो बुजुर्ग ईरान में इस्लामी क्रांति होने के बाद भागकर अमेरिका आए थे। ऐसे में दोस्तों क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने उन कट्टरपंथियों के हाथ ऊपर कर दिए? तो दोस्तों क्या लगता है आपको, बताइएगा जरूर। देखते हैं भारत की जनता क्या कहती है। ऐसे में अगली खबर की बात करें जहां पर उइगरों पर पूछा सवाल तो कश्मीर की रट लगाने लगे इमरान। भूगोल ज्ञान ने करवा दी पाकिस्तानी पीएम की इंटरनेशनल बेइज्जती। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में कथित इस्लामोफोबिया को लेकर बोलने वाले इमरान खान एक इंटरव्यू में उइगर मुस्लिमों को लेकर पूछे गए सवालों पर घिर गए। चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों पर किए जा रहे अत्याचारों को लेकर इमरान खान ने कहा है कि वो इस मुद्दे पर बीजिंग के साथ बंद दरवाजे के पीछे बातचीत कर रहे हैं। तो वहीं इस इंटरव्यू में पाकिस्तानी पीएम के भूगोल के ज्ञान की भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती हुई है। उइगरों पर घिरे इमरान इंटरव्यू में इस मुद्दे पर बोलने के बजाय कश्मीर का राग अल्लापने लगे। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान ने एक्सियोस चैनल को दिए हुए एक इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिका पर 11 सितंबर 2001 को हुए हमले के बाद दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद शब्द आया है। उन्होंने कहा जब आप इस्लामी आतंकवाद के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब है कि पश्चिमी देशों में इस्लाम ने सांप्रदायिकता को जन्म दिया है। इमरान ने कहा 11 सितंबर के हमलों के बाद दुनिया में जब भी कोई हमला होता है जिसमें मुसलमान शामिल होते हैं तो सभी 1.3 अरब मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद इमरान उइगरों के बजाय कश्मीर पर चर्चा करने लगे। उन्होंने कहा कि पश्चिम देश कश्मीर में हो रहे अत्याचारों पर चुप क्यों है। इमरान के इस जवाब पर जब उनसे पूछा गया कि क्या चीन आपको पैसे देता है इसलिए ही आप चुप हो जाते हैं, ये सुनकर इमरान बगले झांकने लगे। दोस्तों पाकिस्तानी पीएम ने कहा जो मेरे देश की सीमा पर है मुझे उनकी ज्यादा चिंता है। ये बोलकर इमरान खुद ही फंस गए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि चीन के शिनजियांग प्रांत की सीमा पाकिस्तान से लगती है। इसके बाद इमरान सफाई पेश करने लगे और कहा कि उन्होंने कश्मीर को अपने देश का हिस्सा बताया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर इमरान की किरकिरी और बेइज्जती होती हुई नजर आई। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी राय और प्रतिक्रिया क्या होने वाली है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस किरकिरी को लेकर और बेइज्जती
स्थिति को लेकर चलते अगली खबर की तरफ जाए। इमरान खान से जुड़ी खबर। इमरान खान ने कहा है कि कश्मीर मुद्दा सुलझ जाए, पाकिस्तान को परमाणु बम की कोई जरूरत नहीं। जी हाँ दोस्तों, एक तरह से भारत को धमकी दी जा रही है दोस्तों। इमरान खान की तरफ से बता दे, भारत को अक्सर परमाणु बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने दावा किया है कि अगर कश्मीर का मुद्दा सुलझ जाएगा तो पाकिस्तान को परमाणु बम की कोई जरूरत नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के तेजी से बढ़ते परमाणु हथियारों पर इमरान खान ने कहा है कि हमारे परमाणु बम केवल हमारी सुरक्षा के लिए है। पाकिस्तानी पीएम ने यह भी दावा किया है कि उन्हें परमाणु हथियारों के बढ़ने के बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं है। आपको बता दें, एक इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि जहां तक मैं जानता हूं कि ये आक्रामक चीज नहीं है। कोई भी देश जिसका पड़ोसी 7 गुना बड़ा है वो हमेशा चिंता में ही रहेगा। इमरान खान ने यह भी कहा कि वो परमाणु हथियारों के बिल्कुल खिलाफ है। पाकिस्तानी पीएम ने कहा, मैं हमेशा से ही इसके खिलाफ रहा हूं। हमारी भारत के साथ 3 बार जंग हो चुकी है, इसके बाद हमारे पास परमाणु हथियार है। तब से लेकर अब तक कोई भी युद्ध भारत के साथ नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप साफ समझ पा रहे होंगे किस प्रकार से इनडायरेक्टली पाकिस्तान भारत को धमकी देना चाहता है दोस्तों, और बताना चाहता है कि पाकिस्तान के पास जो परमाणु बम है वो सिर्फ कश्मीरी मुद्दे को लेकर है, नहीं तो उसको कोई परमाणु बम की आवश्यकता नहीं। ऐसे में आपकी क्या राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली की नई गुगली। जी हाँ दोस्तों, बोले भारत में नहीं हुई है योग की उत्पत्ति। जी हाँ दोस्तों, पहले अयोध्या राम मंदिर को लेकर बयान देने वाले केपी शर्मा ओली अब योग को नेपाल का बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया दोस्तों। इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दावा किया है कि योग की उत्पत्ति भारत में नहीं बल्कि उन्हीं के देश नेपाल में हुई है दोस्तों। ओली ने अपने विवादास्पद दावे को भी दोहराया है कि भगवान राम का जन्म भी नेपाल में हुआ है, ना कि उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने संबोधन में कहा है कि एक राष्ट्र के रूप में भारत के अस्तित्व से बहुत पहले नेपाल में योग का अभ्यास किया जाता था और किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि योग की उत्पत्ति भारत में नहीं हुई थी। जब योग की खोज हुई थी तब भारत का गठन भी नहीं हुआ था। भारत जैसा कोई देश नहीं था, क्योंकि नेपाल में योग के प्रचलन में आने के समय कई सीमांत राज्य थे, तो योग की उत्पत्ति नेपाल या उत्तराखंड के आसपास हुई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप समझ पा रहे होंगे कि नेपाल को यह लगता है कि सारी प्राचीन चीजें अगर भारत में हुई है तो नेपाल में आखिर क्या हुआ। ऐसे में दोस्तों, अपने आप को बड़ा बताने के लिए और प्राचीन बताने के लिए नेपाल इस प्रकार के गेम खेल रहा है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय होने वाली है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दिल्ली में बैठक से पहले कारगिल और जम्मू के नेताओं से बात करेंगे फारूक अब्दुल्ला। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में होने वाली बैठक को लेकर घाटी में सियासी सरगर्मी तेज है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी नेका में मंथन का दौर चल रहा है दोस्तों। दोनों पार्टियां दिल्ली जाने से पहले अपने नेताओं से बात करने में जुटी हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता नासिर असलम वानी ने कहा है कि मंगलवार को फारूक अब्दुल्ला कारगिल और जम्मू के पार्टी नेताओं से बात करेंगे। इस मामले पर अब्दुल्ला बुधवार शाम तक मीडिया के सामने अपनी राय व्यक्त करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की बात करें तो बेंजामिन नेतन्याहू के दौर की इस घटना की जांच कराएंगे नए बने पीएम नफ्ताली बेनेट। आयोग को दे दी गई है मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, इजराइल की नई सरकार के मुखिया नफ्ताली बेनेट ने इसी साल अप्रैल में एक यहूदी धर्मस्थल में मची भगदड़ के मामले की जांच कराने का फैसला लिया है। इसके लिए उन्होंने रविवार को स्वतंत्र राजकीय जांच आयोग के गठन को मंजूरी दी है दोस्तों। इस दुर्घटना में 45 लोगों की मौत हो गई थी। प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि आयोग उन बड़ी सुरक्षा खामियों का पता लगाएगा जिनकी वजह से माउंट मेरोन में लाग बाउमर उत्सव के दौरान भगदड़ मची थी। उन्होंने कहा है कि आयोग के अध्यक्ष वर्तमान या पूर्व वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे और उसके अन्य सदस्यों का चयन देश के उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहाँ पर स्कॉट होम से बड़ी खबर, स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन को बड़ा झटका लगा है दोस्तों। संसद में खो दिया विश्वास मत। बता दें, स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने सोमवार को विश्वास मत खो दिया है दोस्तों, जिससे वो स्वीडन सरकार के पहले नेता हो गए जिन्हें इस तरह के प्रस्ताव पर हार का सामना करना पड़ा है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी स्टीफन लोफवेन 2014 से प्रधानमंत्री हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर अब जोर
जोरदार प्रभाव से बदलेगा भारत का हेल्थ सेक्टर। आ गया देश का पहला बीवी लॉस मेडिकल ड्रोन। जी हाँ दोस्तों, भारत के पहले बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट मेडिकल ड्रोन का ट्रायल बेंगलुरु से करीब 90 किलोमीटर दूर गौरी बीडनपुर में किया जा रहा है। दोस्तों, इसको बेंगलुरु की कंपनी थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम यानी TAS ने तैयार किया है। ये कंपनी अगले 35 से 40 दिनों तक लगातार इन ड्रोन्स का ट्रायल करेगी। जी हाँ दोस्तों, इस कंसोर्टियम में TAS के अलावा इनवोली स्विस भी शामिल है। इनवोली स्विस पेशेवर ड्रोन एप्लीकेशन के लिए एयर ट्रैफिक अवेयरनेस सिस्टम में माहिर है। इनमें हनीवेल एरोस्पेस ने एक सेफ्टी एक्सपर्ट के रूप में काम कर रही है। दोस्तों, कंसोर्टियम 2 तरह के ड्रोन का प्रयोग करेगा। इनमें एक मैडकॉप्टर और TAS शामिल है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इन ड्रोनों को हेल्थ सेक्टर में काफी ज्यादा उपयोगी माना जा रहा है। बढ़ती अगली खबर की तरफ, जहां पर अमेरिकी नौसेना ने फोड़ा 18,000 किलो का महाबम समुद्र में आया, जिसके बाद भीषण भूकंप। जी हाँ दोस्तों, चीनी नौसेना की बढ़ती समुद्री ताकत से निपटने में लगी अमेरिकी सेना ने अपने सबसे नए एयरक्राफ्ट कैरियर पर भीषण बम हमले के असर का परीक्षण किया है। अमेरिकी नौसेना ने समुद्र के अंदर खौफनाक विस्फोट का वीडियो जारी किया है। दोस्तों, करीब 18,000 किलोग्राम के इस महाबम को एयरक्राफ्ट कैरियर गोराल्ड फोर्ड के पास बीच समुद्र में गिराया, जिससे पानी के अंदर जोरदार धमाका हुआ और भूकंप तक आ गया। जी हाँ दोस्तों, बढ़ती अगली खबर की ओर, जहां पर नोएडा में सैमसंग का डिस्प्ले कारखाना तैयार कर लिया गया है। दोस्तों, इसे चीन से हटाकर लाया गया था उत्तर प्रदेश में। बता दें, दक्षिण कोरिया की दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सैमसंग ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में डिस्प्ले का कारखाना तैयार कर लिया है। ये कारखाना पिछले साल चीन से हटाकर नोएडा लाया गया था। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो भारत में थिएटर कमांड के गठन में अभी होगी और देरी, वायुसेना नहीं हो रही इस पर राजी। CDS रावत ने बुलाई इसको लेकर बैठक। बता दें, भारत में थिएटर कमांड के गठन में लगातार रुकावटें आ रही हैं। बीते साल ये खबर आई थी कि भारत भी अब अमेरिकी और चीन जैसे देशों की तर्ज पर थिएटर कमांड गठित करेगा। हालांकि तीनों सेना के बीच मतभेदों के कारण ये अभी तक संभव नहीं हो पाया है। इस संबंध में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने बुधवार को एक बैठक बुलाई है। हालांकि ऐसी भी खबरें हैं दोस्तों कि इस प्रक्रिया में अभी और देरी हो सकती है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर वैक्सीनेशन में बना भारत में रिकॉर्ड। एक दिन में 78 लाख टीका लगने पर PM मोदी ने कहा, वेल डन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कल से वैक्सीनेशन अभियान की गति को तेज कर दिया गया है। दोस्तों, पहले ही दिन देश ने टीका लगाने का रिकॉर्ड बना लिया है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार अभी तक कल कोरोना वैक्सीन की 78 लाख से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है। टीकाकरण का रिकॉर्ड बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुशी जताते हुए वेल डन इंडिया कहा है। ऐसे में अगर आप भी भारत के इस कारनामे से खुश है तो कमेंट सेक्शन में आप भी वेल डन इंडिया जरूर लिखेगा दोस्तों, वो भी भारी मात्रा में, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब वीकेंड लॉकडाउन में भी खुलेंगे धार्मिक स्थल। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कल से नाइट कोरोना कर्फ्यू में 2 घंटे की छूट दे दी गई है। दोस्तों, प्रदेश में अब मॉल भी खुल गए हैं, तो वहीं रेस्टोरेंट में 50% क्षमता के साथ बैठने की अनुमति मिल गई है। हालांकि प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। सोमवार को योगी सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब से शनिवार और रविवार को कोविड प्रोटोकॉल के साथ धार्मिक स्थल को खोलने का फैसला ले लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो गुजरात से बड़ी खबर, जहां गुजरात में अमित शाह ने 3 पुलों और APMC कार्यालय भवन का किया उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सोमवार को अहमदाबाद शहर में 3 पुलों और गांधीनगर जिले के कलौल में कृषि उत्पाद विपणन समिति यानी APMC के नवनिर्मित कार्यालय भवन का उद्घाटन किया है। अमित शाह ने कलौल में कोविड-19 महामारी की वजह से एक जनसभा को रद्द कर दिया। वो लोगों से मिले और औपचारिक उद्घाटन के बाद संबोधन के बिना ही वहां से चले गए। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें ऐसे में तो 1000 हिंदुओं को मुस्लिम बनाने के आरोप में यूपी ATS ने 2 मौलानाओं को गिरफ्तार किया है। दोस्तों, पाकिस्तान से ISI करता था इनको लेकर फंडिंग। जी हाँ दोस्तों, यूपी ATS ने रुपए, नौकरी और शादी का लालच देकर धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों, ATS टीम ने सोमवार को गिरोह के 2 सदस्य काजी जहांगीर आलम और मोहम्मद उमर गौतम को गिरफ्तार किया है। गिरोह पर अब 1000 लोगों को धर्मांतरण करके मुस्लिम बनाने का आरोप है। इन्हें ISI और
पर विदेशी फंडिंग होती थी दोस्तों। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने सोमवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है। ऐसे में दोस्तों इन मौलानाओं को किस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो इस प्रकार से हिंदुओं को मुस्लिम में कन्वर्ट करते थे दोस्तों, तो बताना बिल्कुल मत भूलेगा। चलता अगली खबर की तरफ, जहां पर ममता बनर्जी को बड़ा झटका, हाई कोर्ट के आदेश पर चुनाव के बाद हिंसा की जांच के लिए बनी समिति। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामलों की जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने समिति का गठन कर दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश के बाद यह समिति बनाई गई है जो हिंसा के मामलों की जांच करेगी और कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी। जी हां दोस्तों, अंतिम खबर की बात करें ऐसे में तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की सुरक्षा में चूक, 8 किलोमीटर तक दूसरी गाड़ी को करते रहे कवर, जिसके बाद 14 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की सुरक्षा में चूक होने पर मध्य प्रदेश पुलिस के 14 कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।